हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज का आज ये 44वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 43 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था दूरी समय ग्राफ क्या होता है और विस्थापन समय ग्राफ क्या होता है, और उन ग्राफ की सहायता से किस तरह से प्रश्न बनते हैं। और सर, एक ग्राफ होता है, उसमें रेखा की प्रवणता या फिर ग्राफ की ढाल या स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है, हमने अच्छे से पिछली क्लास में डिटेल में समझा था। आज की हम क्लास में समझने वाले हैं कि सर चाल क्या होती है और वेग क्या होता है। सर, चाल और वेग में क्या समानताएं हैं और क्या इसमें भिन्नताएं हैं, इसको हम समझेंगे। देखो, चाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड और वेग को हम बोलते हैं वेलोसिटी। हम स्पीड और वेलोसिटी इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि सर, पहले समझेंगे सर चाल क्या होती है और दूसरा समझेंगे सर वेग क्या होता है। तो यहाँ पर हम हेड नोट करते हैं सर चाल। आखिरकार ये स्पीड SPEED, आखिरकार स्पीड क्या होती है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। देखो, अगर कोई गतिमान वस्तु है तो एक जगह से हटकर दूसरी जगह पर जाएगी। तो जब एक जगह से हटकर दूसरी जगह पर जाएगी तो कुछ ना कुछ दूरी तो कवर करेगी। अब दूरी कवर करेगी तो कुछ समय भी लगेगा। तो इसका मतलब ये है, अगर कोई वस्तु गतिमान होती है तो उसके द्वारा कुछ न कुछ दूरी कवर की जाती है और कुछ न कुछ समय भी लिया जाता होगा। तो गतिमान वस्तु दो चीजें अवश्य लेती है। पहला, सर कुछ न कुछ दूरी जो डिस्टेंस होगी कुछ न कुछ कवर करेगी, और दूसरा सर कुछ न कुछ उसे टाइम लगेगा। तो गतिमान वस्तु के साथ दूरी और टाइम फिक्स है, इसीलिए यहीं से हम परिभाषा निकालेंगे कि सर चाल की परिभाषा है क्या। तो अगर हमारे पास दूरी और समय का अगर हम अनुपात निकालें, जैसे हम आपसे बोल दें कि देखो, तुमने चाल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी दूरी बट्टे समय होता है। मैं यहाँ अभी लिखूंगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। तो दूरी का समय से अनुपात है। जैसे मान लो, अगर मैं आपसे ये लिख दूं A/B, तो मैं इसको पता क्या बोलूंगा, A का B से अनुपात है। इसको मैं ऐसे ही पढ़ सकता हूँ A/B, ठीक है। ए रेशियो भी, ये भी पढ़ सकता हूँ। ए अनुपात भी, ये बिल्कुल है। लेकिन मैं इसको एक और पढ़ सकता हूँ, ए का बी से अनुपात है। ए का बी से अनुपात है। और यही अगर मैं ऐसे लिख दूं, दूरी बट्टे समय, तो फिर ये क्या हो जाएगा सर, दूरी का समय से अनुपात हो गया, दूरी का समय के साथ अनुपात हो गया या समय से अनुपात हो गया। तो हम चाल की परिभाषा यहीं से निकालेंगे कि सर दूरी एक गतिमान वस्तु की एक गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का समय से अनुपात, दूरी का तय किए गए या लिए गए समय से अनुपात ही चाल कहलाता है। तो पहले हम परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद और हम इसको डिटेल में समझेंगे चित्रों की सहायता से। तो चलिए हम यहाँ पर पहले परिभाषा लिखते हैं, आप भी हमारे साथ परिभाषा को लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एक एक गतिमान गतिमान एक गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का उसके द्वारा लिए गए समय से अनुपात ही चाल कहलाता है। ये हमने परिभाषा लिखी कि एक गतिमान वस्तु है तो उसके द्वारा जितनी दूरी कवर की जाएगी, उस दूरी का उसके द्वारा जितना भी समय लिया जाएगा, उससे अगर मैं अनुपात निकाल दूंगा तो यही अनुपात चाल कहलाता है। और इसी परिभाषा से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। सर, चाल का फॉर्मूला क्या बना, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय हो गया। हम यहाँ से फॉर्मूले को समझ सकते हैं कि सर ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। अगर इस फॉर्मूले में भी हम एक चीज मान लें, अगर समय को कांस्टेंट मान ले, तो अगर मान लीजिए समय को अगर हम कांस्टेंट रखें तो इस बात की गारंटी है कि सर चाल दूरी के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे चाल बराबर दूरी। ये कब होगा, ये होगा इफ अगर
समय समय बराबर कांस्टेंट या एकांक। एकांक, अगर हम समय को एकांक मान लें, मतलब एक मान लें, तो सर चाल दूरी के बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, परिभाषा एक और लिख सकते हैं कि एकांक, एकांक समय, समय में किसी किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ही वस्तु की चाल कहलाती है। हमें सर समझ में आया। सर वस्तु की चाल क्या है, समझ में आ गया सर। चाल क्या है कि एकांक समय में अगर समय को एक मानेंगे तो सर चाल दूरी के बराबर हो जाएगी। तो एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी होगी सर वही चाल कहलाती है। यहाँ समय एकांक है। हम इसी परिभाषा को एक हिसाब से और लिख सकते हैं, क्योंकि ये परिभाषा से भी सवाल बनता है। तो कैसे, देखो एक सवाल हम देखेंगे, प्रति इकाई अगर हम समय को एक मान लें तो ये जो बट्टे होता है, बट्टे मैंने मैथ में बताया था, इसको बोलते हैं प्रति, तो इसको बोलते हैं प्रति समय। तो हम यहाँ करेंगे प्रति इकाई समय। अगर हम इसको एक मानेंगे तो हम कहेंगे प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी डैश कहलाती है। ये आएगा सवाल। अगर इस तरह से कोई सवाल आ जाएगा कि प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी डैश कहलाती है, तो इस डैश में क्या भरा जाएगा, तो हम कहेंगे सर यहाँ डैश में भरा जाएगा चाल। यहाँ आएगा सर चाल, ये हो जाएगा। ये एक सवाल बन के आ जाएगा और यहाँ पर खाली जगह रख देगा, फिर इसके लिए 4 ऑप्शन बना देगा, फिर हम कहेंगे सर यहाँ पर चाल आएगी। अब हम चाल समझ सकते हैं सर, ये होती है चाल। एक बात समझेंगे सर, ये जो चाल होती है यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है, क्योंकि सर चाल के फॉर्मूले में मतलब दूरी ही चाल बन जाती है एकांक समय में, और दूरी कैसी थी, अदिश, तो इसका मतलब चाल भी अदिश राशि होती है। इसका मात्रक क्या मतलब क्या होगा, ये है दूरी, इसका मात्रक होता है मीटर, ये होता है समय सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ मात्रक। अगर हम मात्रक की बात करें तो वो होता है मीटर प्रति सेकंड। अगर हम बिमी सूत्र की बात करें, बिमी सूत्र, तो बिमी सूत्र होता है, देखो मीटर का होता है एल, सेकंड का टी होगा तो ऊपर जाएगा, माइनस का टी हो जाएगा, ये हो गया। टी की पावर यहाँ पर नीचे होगा तो 1 होगा, लेकिन जब उसको ऊपर भेजेंगे तो टी माइनस 1 हो जाता है, टी की पावर माइनस का 1। तो ये इसका बिमी सूत्र है, आदिश राशि है और मात्रक ये होता है। तो ये हमें समझ में आया सर चाल की परिभाषा। ये हमें स्पीड पता चला कि स्पीड क्या है। अभी हम वेलोसिटी पर नहीं गए, हमें केवल स्पीड समझ में आया है। अब हम देखेंगे सर चाल कितने प्रकार की होती है। तो चाल होती है 2 प्रकार की। अगर हम यहाँ लिख सकते हैं, यही लिख देंगे, चाल 2 प्रकार की होती है। तुम कहोगे सर चाल 2 प्रकार की है तो कौन से प्रकार की है, तो हम यहाँ लिख देते हैं चाल यहाँ 2 प्रकार की है। तो एक काम करना, इसके बाद आएगा तो यहाँ पर, लेकिन चलो यहाँ लिख देते हैं, ये जो बॉक्स बनाएंगे हम इस बॉक्स में, इसके बाद का इसमें आएगा। तो कहेंगे 2 प्रकार की है, तो सर 2 प्रकार हैं, प्रकार बताओ कौन से प्रकार हैं। तो हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं इसको इस तरह से, यहाँ से एक है तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल, एक है तात्क्षणिक चाल और एक है औसत चाल, एक है औसत चाल। तुम कहोगे सर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। हम लिखते हैं INSTANTANEOUS, इंस्टेंटेनियस स्पीड, SPEED, और ये है एवरेज स्पीड, AVG स्पीड, SPEED। ये एवरेज स्पीड है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है, तात्क्षणिक चाल है। अब हम समझते हैं कि सर ये तात्क्षणिक चाल और औसत चाल क्या होती है। तो एक काम करिए, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ मिटाना पड़ेगा, ये कम जगह पड़ेगी। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि सर तात्क्षणिक चाल क्या होती है और औसत चाल क्या होती है।
देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं सर, ये लिखा है तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और ये है सर औसत चाल। देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, जैसे मान लो कोई गाड़ी जा रही है जा रही है जा रही है, एकदम टू द पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट पर, मैंने एक फिक्स पॉइंट पर आपसे पूछ लिया कि बताओ गाड़ी की स्पीड कितनी है, तो आपने देखकर बताया कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो वो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए, देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है किसी एक क्षण में, किसी एक फिक्स टाइम में, कि किसी एक फिक्स समय पर कितनी स्पीड है गाड़ी की। जैसे आप बाइक को लेकर जाते हो, बाइक को लेकर जाते हो तो जो मीटर होता है वो मीटर, अब तो डिजिटल मीटर आ रहे हैं, उसमें क्या होता है, स्पीड को दिखाता रहता है कि कितनी कम है कितनी ज़्यादा है। तो वो जो स्पीड दिखाता है वो तुम्हारी इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है, वो तुरंत नंबर बदलता रहता है। वो देखा होगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते हैं वैसे नंबर बढ़ता है, और जैसे स्पीड कम करेंगे नंबर घटेगा। तो जो नंबर बढ़ता है घटता है, वो वाली जो स्पीड दिखा रहा है वो स्पीड कौन सी होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब तात्क्षणिक चाल, या फिर इसी को बोलते हैं तत्कालिक चाल। इसका मतलब है अगर कोई गाड़ी गतिमान है तो गतिमान होने के दौरान उसके समय, जो जितना भी वो समय लेगी, उस समय के किसी एक पॉइंट पर, एक फिक्स पॉइंट पर मैं उसकी चाल पूछ लूँ कि बताइए इस वाले पॉइंट पर कितनी चाल है, तो देख कर बताएंगे इतनी चाल है, जितनी भी मान लो आएगी हम कहेंगे यही इसकी तात्क्षणिक चाल है। फिर हमने कहा सर अच्छा 4 सेकंड पहले कितनी थी या 10 सेकंड पहले कितनी थी, चलो सेकंड छोड़ को मिनट बताओ, 10 मिनट बाद की एक फिक्स पॉइंट हमने लिया, बस इतने इस पॉइंट पर चाल बताओ, तो वहां पर जितनी भी चाल होगी वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। तो कुल मिलाकर हमें एक बात समझ में आई कि सर तात्क्षणिक चाल होती है वो किसी फिक्स पॉइंट पर किसी गाड़ी की चाल होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि किसी किसी गतिमान गतिमान वस्तु वस्तु की एक फिक्स फिक्स टाइम पर स्पीड स्पीड तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तात्क्षणिक तात्क्षणिक चाल चाल कहलाती है। हमें समझ में आया सर, किसी गतिमान वस्तु की, कोई गतिमान वस्तु है तो उसके गति करने के दौरान एक फिक्स टाइम पर मैं पूछने को बताओ इस टाइम पर कितनी चाल है, तो वो जो मैं बताऊंगा वही तात्क्षणिक चाल होगी। हम बात कर सकते हैं ये जो, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए कोई गाड़ी है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है, तो हमें तो चाल बतानी है, चाल के लिए सर दूरी और समय दोनों होने चाहिए, तभी तो चाल आएगी। तो हम बात करते हैं सर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है, मान लीजिए हमने एक बहुत माइक्रोस्कोप लगा रखा है और हमने एक दूरी देख ली है फिक्स, हमने देखा है 5 सेंटीमीटर। मान लो एक बस है, बस, अब देख लो कितनी बड़ी बस है, बस खूब बड़ी है। अब हम बस को लेकर आ रहे हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और हमने माइक्रोस्कोप सेट कर रखा है एक जगह पर, और हमने एक फिक्स दूरी ले ली है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब हमने बस को गुजार दिया, बस को गुजारा, बस हमने ध्यान रखा मात्र उस 5 सेंटीमीटर पर कि आखिरकार बस ने इस 5 सेंटीमीटर की दूरी कितनी देर में कवर की, 5 सेंटीमीटर की दूरी इसने कितनी देर में चली। तो 5 सेंटीमीटर की दूरी जितनी, ये कितना, मतलब दूरी देखो कितनी छोटी है, 5 सेंटीमीटर की दूरी उस बस की अपेक्षा सर थोड़ा सा ही तो हिलेगी बस। बस मान लीजिए, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, बस यहाँ आएगी। अब यहाँ आने के बाद जैसे ही उसका बस का मुख यहाँ तक पहुँच पाएगा तो 5 सेंटीमीटर क्रॉस, तो यहाँ से उसका मुख यहाँ तक आने में कितना समय ले रहा है, हमने ये ये जो 5 सेंटीमीटर है दूरी कितने लिए, एकदम सूक्ष्म दूरी है, इससे भी छोटी होती है, मैं फिर भी 5 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, ये बहुत सूक्ष्म दूरी है। कोई अगर मान लो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है और हम मात्र देख रहे हैं कि भाई इसकी 5 सेंटीमीटर की ये दूरी कितने समय में कवर करेगी, तो हमने देखा कि सर जैसे ही गाड़ी का मुख यहाँ आया और हमने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एकदम फिट कर रखा है, इसका मुख यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, बेशक वो 100 की रफ्तार से भाग रहा था, हालांकि बहुत जल्दी भाग जाएगा, बहुत जल्दी निकल जाएगा, कुछ माइल 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड से भी बहुत कम समय लगेगा, लेकिन हमने वहां पर सब कुछ व्यवस्था बना रखी है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी लगा रखा है, दूसरा हमने एक वहां पर परमाणु घड़ी भी लगा रखी है, वो बता रही है कि कितने सेकंड में ये पहुंचेगी, माइक्रो सेकंड में पहुंचेगी, 1 सेकंड में कंप्लीट नहीं होगा सर। जब 100 की रफ्तार से आ रही है तो इस 5 सेंटीमीटर की दूरी को तय करने में माइक्रो सेकंड्स लगेंगे, तो वो माइक्रो सेकंड गणना कर लेगी। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि सर तात्क्षणिक चाल होती है, वहां पर समय क्या होता है, सूक्ष्म समय होता है,
बहुत माइक्रो सेकंड लगे, 1 सेकंड भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो समय भी सूक्ष्म होता है और सर दूरी भी सूक्ष्म होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक तात्क्षणिक चाल। चाल का जो फॉर्मूला है वो है सूक्ष्म दूरी, सूक्ष्म दूरी, और यहाँ लिखते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म समय। अगर हम बात करें, ये देखो तात्क्षणिक चाल है, इसको मैं वी से दिखा देता हूँ, वी से, वी, और ये जो तात्क्षणिक है INST, इंस्टेंटेनियस, वी इंस्ट शॉर्टकट में लिख दिया, इंस्टेंटेनियस वाली है, बराबर सूक्ष्म दूरी, सूक्ष्म दूरी को हम DS से व्यक्त करते हैं, यहाँ पर S सूक्ष्म दूरी को है हम DS से व्यक्त, तुम S का मतलब स्पीड मत समझ लेना, दूरी को, डिस्टेंस को ज्यादातर गणित में हम D इस्तेमाल करते हैं। देखो दूरी को अगर गणित में हमने लेना है तो दूरी हम लेते हैं D में, और अगर सर साइंस में इस्तेमाल करनी है तो हम लेते हैं S में, और तुम चलो दूरी को D में भी ले लो, लेकिन सूक्ष्म दूरी है, सूक्ष्म दूरी में DS लेते हैं हमेशा। तो हमने कहा सर DS और अपॉन सूक्ष्म समय मतलब DT। तो कुल मिलाकर ये हमें समझ में आया सर। ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का अगर फॉर्मूला निकालना है तो DS अपॉन DT होता है, जहां DS सूक्ष्म दूरी है, जहां DT सूक्ष्म समय है। समझ में आ गया? इस फॉर्मूले का बहुत इस्तेमाल है। ये फॉर्मूले देखो, यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी मुझे अवकलन की देनी पड़ेगी कि सर अवकलन क्या होता है, वेरिएबल का अवकलन कैसे करते हैं, वो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। इसका बहुत इस्तेमाल करके, इसका बहुत इस्तेमाल है आगे, इसी फॉर्मूले की सहायता से मैं तमाम न्यूमेरिकल कराऊंगा आगे। तो पहले आप औसत स्पीड और समझ लो, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पर पहुंचेंगे। तो हमें समझ में आ गया सर इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ये सूक्ष्म समय के लिए, सूक्ष्म समय के अंतर्गत कितनी इसकी डिस्टेंस कवर की, सर वही है सूक्ष्म डिस्टेंस अपॉन सूक्ष्म टाइम रखेंगे तो सर इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। वो एक पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए गाड़ी 100 किलोमीटर रफ्तार से भाग रही है और हम उसकी दूरी, जो उसने दूरी कवर की, मान लीजिए आगरा से दिल्ली तक गाड़ी गई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो भाई लंबी दूरी है, और इस दूरी में हम बात कर रहे हैं मात्र 5 सेंटीमीटर की। तो सर उस दूरी के अपेक्षा ये 5 सेंटीमीटर क्या पॉइंट नहीं होगा? पॉइंट ही तो कंसीडर करेंगे। मान लीजिए सर आगरा से दिल्ली तक की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है, उस 250 किलोमीटर दूरी में हमने ली मात्र 5 सेंटीमीटर, तो सर उस दूरी में ये एक पॉइंट का काम करेगी कि नहीं करेगी? तो इसीलिए हम बोलते हैं तात्क्षणिक चाल क्या होती है, किसी पॉइंट पर किसी गाड़ी की चाल कितनी है, वो होता है ये वाली तात्क्षणिक चाल। अब हम बात करते हैं सर औसत चाल क्या होती है। औसत चाल क्या होती है? ये एक निश्चित समय अंतराल के दौरान, एक निश्चित समय अंतराल के दौरान किसी गाड़ी की कितनी चाल है, उसी को हम औसत चाल बोलते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम आगरा से दिल्ली जाएं और हमने क्या किया कि शुरुआत में हम धीमे धीमे स्पीड से जा रहे हैं, भाई सवारी बैठानी है तो धीमे धीमे स्पीड से जा रहे हैं, फिर आगे सवारी नहीं मिली तो हमने रफ्तार तेज कर दी, आगे सवारी मिली तो फिर धीमे हो गई, तो धीमे 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 या तेज धीमे तेज मतलब ऐसे चलते गए। तो ये हमारे, फिर हमने एवरेज देखा, औसत देखा, मतलब हमने देखा कि सर दूरी कितनी है, कुल दूरी कितनी है। हमने कहा सर आगरा से दिल्ली तक की 250 किलोमीटर, तो कुल दूरी हमने ऊपर रखी, टोटल समय कितना लगा है, बीच में तुम कहाँ रुके हो, कितनी चाल से चले हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, टोटल समय कितना लगा है, बेशक तुम खड़े रहे हो हमें कोई मतलब नहीं उससे, टोटल समय कितना लगा है उसका लगा दो भाग, वही होता है औसत चाल। तो हम यहाँ लिखेंगे औसत चाल, तो हम लिखेंगे किसी किसी वस्तु वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी का लिए गए कुल समय से अनुपात औसत चाल कहलाता है। औसत चाल कहलाता है। समझ में आ गया सर औसत चाल क्या है? कि कुल दूरी, हम फॉर्मूला लिख देते हैं वी एवरेज, एवरेज औसत चाल, तो हम लिखेंगे कुल दूरी बट्टे कुल समय। ये है सर फॉर्मूला, औसत चाल का ये फॉर्मूला है। और इंस्टेंट
चाल का ये फॉर्मूला है, तात्क्षणिक चाल का ये फॉर्मूला है, औसत चाल ये है। अब हमें यहाँ एक बात समझनी होगी, जैसे आपने देखा होगा रेलवे रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखा होगा, वहाँ पर समय सारणी लगी रहती है। समय सारणी के दौरान ये बताता है कि ट्रेन का नाम बताएगा, ये ट्रेन का नाम है, ये ट्रेन का नंबर है, और ये ट्रेन इतनी स्पीड से जाएगी। मान लीजिए वहाँ पर लिखा है, मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर, या मान लीजिए 100 लिखा है यहाँ पर, मान लीजिए वहाँ लिखा है बोर्ड पर ही, वहीं पर जो स्टेशन होता है, स्टेशन पर जो निर्देश रहते हैं ट्रेन के बारे में, जो निर्देश लिखे जाते हैं, तो वहाँ पर स्पीड भी मेजर करी जाती है। वो लिख देता है कि ट्रेन की स्पीड कितनी रहेगी, तुम कहोगे 100 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है वहाँ पर। वो स्पीड जो लिखी रहती है वो एवरेज बताता है कि इंस्टेंट बताता है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा है कि एवरेज बता रहा है, वो बताता है एवरेज। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर गाड़ी मान लीजिए आगरा से दिल्ली जा रही है ट्रेन, तो वो ऐसा नहीं होगा कि हर जगह 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर प्रति घंटा 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार ऐसे चलेगी। इस चाल का मतलब वो नहीं है। इस चाल का मतलब वो है कि सर इसको, अगर ये 250 किलोमीटर का लंबा रास्ता है, तो 250 किलोमीटर के लंबे रास्ते को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाएंगे तो लगेंगे 2.5 घंटे। अगर हम मानते हैं सर हमारे पास 250 किलोमीटर का रास्ता है और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहे हैं, तो इस ढाई ढाई घंटे का समय लगेगा, 2.5 घंटे का समय लगा। तो ये निकला हमारा औसत, कि हमारा टोटल डिस्टेंस कितनी थी और हमने समय कितना लिया है, 2.5 घंटे। अगर हम मान लेते हैं कि सर जो ट्रेन है, ट्रेन अब है क्या, देखा होगा कि शुरुआत में स्लो चलती है, तुम कहोगे अरे सर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार लिखा था, ये तो 10-20 की रफ्तार से चल रही है, 50 की रफ्तार से चल रही है, कैसे पहुंचेंगे सर, 2.5 घंटे का समय है। औसत हमने देख लिया, हमने औसत पढ़ रखा है, तो हमने अपना आराम से कैलकुलेशन कर ली कि यहाँ से दूरी है 250 किलोमीटर, और इसने बोल दिया है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे, इसका मतलब मुझे 2.5 घंटे का समय लगेगा। और अगर शुरुआत में ही गाड़ी मान लीजिए 50 की रफ्तार से चली है, अब तुमने देखा घड़ी, अब देख कर परेशान हो रहे, अरे कहाँ 100 लिखा था, 100 लिखा था और ये 50 की स्पीड से चल रही है, इसका मतलब अब मुझे काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी लोको पायलट होता है वो जानता है कि भाई साहब एवरेज है ये, वहाँ जो लिखी रहती है वो गाड़ी की एवरेज होती है। शुरुआत में अगर स्लो चलाएगा तो बाद में फास्ट चलाएगा, उसको डिस्टेंस को कवर करेगा, ताकि औसत औसत उसका 100 किलोमीटर प्रति घंटा निकल आए, पहुंचा देगा तुम्हें 2.5 घंटे में ही। तो कुल मिलाकर जो स्टेशन पर, जो प्लेटफॉर्म पर जो गाड़ी की जो समय सारणी लिखी रहती है, उस समय सारणी में जो चाल लिखी रहती है, वो चाल कौन सी होती है, औसत चाल होती है गाड़ी की। आप उसमें देखकर ये मत समझ लेना कि ये गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही जाएगी। 100 से कम भी होगी, 100 से ज़्यादा भी होगी, कभी कभी कम होगी तो फिर उसको ज़्यादा करके कवर कर लेगी, लेकिन एवरेज औसत 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो हम यहाँ, अब भारतीय ट्रेन लेट हो जाती है कभी कभी, तो वो एक मतलब तुम ये कहोगे सर भारतीय ट्रेन लेट हो गई, एक्सेप्शन हो गया, वो एक अपवाद है, मैं नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, वहाँ जो लिखा रहता है वो। तो कुल मिलाकर हम यहाँ एक बात लिख सकते हैं, हमें यहाँ पर एक बात समझ में आई कि रेलवे रेलवे में रेलगाड़ियों की चाल, रेलगाड़ियों की चाल समय सारणी में लिखी जाती है, वह एवरेज स्पीड होती है। तो वो जो एवरेज स्पीड बताई है उसने कि औसत 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, मतलब 2.5 घंटे में कवर करेगी। शुरुआत में अगर 50 से चल रही है तो बाद में फिर 150 से भी चलेगी, मतलब कवर कर लेगी। तो ये हमें समझ में आ गया। अब हम ये देखते हैं कि सर ये जो इंस्टेंट चाल थी, तात्क्षणिक चाल, इस चाल को किससे मेजर करते हैं, तो तुमने बाइक में देखा होगा, बाइक में इस तरह से एक मीटर होता है, इस मीटर में यहाँ पर नंबर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर्स लिखे रहते हैं, यहाँ नंबर लिखे रहते हैं, 100 तक लिखे रहते हैं, 120 तक लिखे रहते हैं, और यहाँ पर रहता है एक इस तरह से एरो, ये थोड़ा सा लंबा बनाते हैं यहाँ से, चलो ये है एरो। अब ये एरो बताता है कि तुम्हारी स्पीड कितनी बढ़ रही है, स्पीड कितनी बढ़ रही है। और यहाँ तुमने देखा होगा कि एक ऐसे इसके मीटर के अंदर यहाँ होता है
इन पर नंबरिंग रहती है, इन पर नंबरिंग होती है। तो ये वाला जो होता है, ये वाला किस चीज़ को बताता है? ये बताता है दूरी, कि हमने कितनी डिस्टेंस कवर की है। और ये जो बताता है, ये बताता है तुम्हारी चाल। लेकिन ये कौन सी वाली चाल है? देखो, इस वाले मीटर को बोलते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडो स्पीडो SPEEDO स्पीडो मीटर, हिंदी में लिखे तो कम जगह घेरेगा। स्पीडो मीटर, ये स्पीडोमीटर हो गया। ये वाला कौन सा मीटर होता है? ये वाला, इसको बोलते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर, ओडोमीटर हो गया। तो अगर हम बात करें सर, ये स्पीडोमीटर जो हमारी जो गाड़ी है, मतलब बाइक है, उस बाइक में लगा रहता है, ये स्पीडोमीटर वो कौन सी चाल बताता है? वो बताता है इंस्टेंट स्पीड। तुम उसमें देखते हो तो पता चलता है ना कितने पर चल रही है गाड़ी, तो वो एक फिक्स पॉइंट पर बताता है। देखा होगा गाड़ी की जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे वो बढ़ता है, घटाएंगे तो कम हो जाता है। तो ये जो स्पीडोमीटर होता है वो किसको बताता है? तुम्हारी तात्क्षणिक चाल को बताता है, तात्क्षणिक चाल को बताता है। और ओडोमीटर क्या बताता है? ये बताता है तुम्हारी दूरी को, कि कितनी हमने डिस्टेंस कवर की है। तो ये मीटर एक है, लेकिन इसमें दो मीटर होते हैं, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। ओडोमीटर दूरी मापता है, तो स्पीडोमीटर चाल मापता है। और ये कौन सी चाल है? तात्क्षणिक चाल है। और ये वाला सिस्टम क्या है? रेलवे की जो समय सारणी में रेलवे का जो समय लिखा जाता है, वो एक एवरेज स्पीड होती है। समझ में आ गया? तो कुल मिलाकर ये हमें औसत चाल, और ये हमें समझ में आया। अब यहाँ से एक पॉइंट है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपसे मतलब पूछता हूँ। जैसे मान लीजिए तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल एक फिक्स दूरी पर है। डेली तुम 1 घंटे में अपने घर पहुंच जाते थे, तो तुम्हारे घर वालों को मालूम है कि स्कूल की छुट्टी 2 बजे होती है। 1 घंटे में तुम घर पर पहुंच जाओगे तो 3 बजेंगे, 3 बजे तक तुम आ जाओगे। समझ में आ गया? ठीक है। लेकिन हुआ क्या, एक दिन तुम्हारा क्या हुआ, और तुम अपनी साइकिल से आते हो। मान लीजिए कि साइकिल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाते हो, 10 किलोमीटर पर, तो 1 घंटे में पहुंच जाते हो, मतलब 10 किलोमीटर का रास्ता है ये है। तो साइकिल कितनी स्पीड से चलती है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन तुमने क्या किया, हम अपने दोस्त के यहाँ चले गए, तो अपने दोस्त के यहाँ पर चले गए। अब दोस्त के यहाँ पर थोड़ा समय लग गया, मान लीजिए 15 मिनट खराब हो गए। अब क्या हुआ, 15 मिनट वहाँ खराब होने के कारण अगर हम अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे, अगर हमने स्पीड बढ़ा ली और फिक्स टाइम पर पहुँच गए, तो हमारी एवरेज स्पीड मेंटेन रहेगी। क्यों? क्योंकि भाई 2 बजे छुट्टी हुई थी, 3 बजे पहुंचना था, 1 घंटे का समय था, 1 घंटे में हमने 15 मिनट समय खराब कर दिया है। तो मैं डेली 10 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा था, लेकिन अब 10 से जाऊंगा तो लेट हो जाऊंगा। इसका मतलब क्या करूंगा, अपनी चाल को बढ़ाऊंगा, चाल को थोड़ा सा बढ़ा लूंगा। अगर मैंने चाल जैसी बढ़ाई, वैसे ही फिर मैं फिक्स टाइम पर पहुंच गया। तो कुल मिलाकर मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस वाली घटना के दौरान समय फिक्स है, 1 घंटे में पहुंचा है। जैसे 1 घंटे में पहुंचा, लेकिन 1 घंटे के दौरान वो थोड़ा रुक गया था ना, तो उसने क्या किया, स्पीड को अपनी बढ़ाया, उसने अपनी तात्क्षणिक चाल को बढ़ा लिया। तात्क्षणिक चाल बढ़ाई, इसके कारण क्या औसत चाल पर कोई प्रभाव पड़ा? सर औसत चाल तो उतनी ही है, 2 बजे छुट्टी, 3 बजे पहुंच गया, 1 घंटा लगा, 10 किलोमीटर का रास्ता। इसका मतलब एवरेज घर वाले लगाएंगे तो कहेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल के आया है। लेकिन उन्हें क्या पता कि इसने बढ़ाई थी स्पीड, क्योंकि 15 मिनट खराब कर दिए थे, तो इसने चाल बढ़ाई थी, तात्क्षणिक चाल बढ़ाई थी। एवरेज चाल पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। इसका मतलब है, यहाँ से एक बात समझेंगे कि औसत चाल पर तात्क्षणिक चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं अभी एक बार और बताऊंगा, पहले लिखते हैं। औसत चाल पर, नीचे नहीं लिखते हम, यहाँ लिख दे रहे हैं नोट पॉइंट इसका, नोट पॉइंट। औसत चाल पर, औसत, तुम ये मत समझना कि सर इसका ये नोट पॉइंट है। ये यहाँ तक पूरी कहानी हो गई, नोट पॉइंट चलो यहाँ आएगा, यहाँ पर नोट पॉइंट आएगा इन दोनों का, इन दोनों का ही नोट पॉइंट है। इसकी कहानी यहीं तक समाप्त होगी। हम कहेंगे औसत चाल, औसत चाल तात्क्षणिक, तात्क्षणिक चाल, चाल पर निर्भर, निर्भर नहीं करती, नहीं करती। हम इस बात को याद रखेंगे, जो औसत चाल है वो तात्क्षणिक चाल पर डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं डिपेंड करती? अब इसको देखो, यहाँ से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये है हमारी, ये है हमारा स्कूल, और ये है हमारा मान लो घर। हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है 10 किलोमीटर का रास्ता। तो भाई साहब यहाँ 2 बजे छुट्टी होती है,
और 3 बजे हम डेली घर पहुंचते हैं, तो हमारी जो एवरेज स्पीड है, एवरेज है वो कितनी है, वो है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही सिस्टम है। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि इसने अब आराम से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, तो आराम से 1 घंटे में पहुंच जाएगा। लेकिन एक दिन इसने 15 मिनट खराब कर दिए थे। अगर 15 मिनट खराब कर दिए और इतनी दूरी को कवर करना है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, इसका मतलब तात्क्षणिक चाल बढ़ानी पड़ेगी। अब मान लीजिए 15 मिनट खराब करने के बाद ये यहाँ खड़ा हो गया, 15 मिनट खराब कर दिए इसने, और फिर इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ाई और ये पहुंच गया फिर 1 घंटे में, 1 घंटे के अंदर ही पहुंच गया। जो जो भी समय था, जितना भी 45 मिनट बचा है, उस 45 मिनट के अंदर ये पहुंच गया। इसका मतलब अपनी इसने इसने स्पीड बढ़ाई होगी, इसने अपनी तात्क्षणिक चाल बढ़ाई होगी। तो तात्क्षणिक चाल बढ़ा ली है, लेकिन घर वालों को क्या लगा, घर वालों को तो यही लग रहा होगा कि ये 2 बजे छुट्टी हुई है, 3 बजे पहुंच गया है आराम से, इसका मतलब एवरेज कितना है, 10 रहा होगा इसका। लेकिन इसने 15 मिनट खराब किए थे, तो वो खराब की भरपाई करने के लिए इसने अपनी इंस्टेंट स्पीड बढ़ाई थी। लेकिन इंस्टेंट स्पीड बढ़ाई तो घर वालों ने एवरेज तो फिर 10 लगाया। क्या एवरेज पर कोई प्रभाव पड़ा? समय उतना ही लगा, समय उतने में ही पहुंच गया, बस इंस्टेंट स्पीड बढ़ाई थी। तो इंस्टेंट स्पीड बढ़ भी गई, लेकिन एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वही मैंने लिखा है कि औसत चाल तात्क्षणिक चाल पर निर्भर नहीं करती। वही मैं कहा था कि जैसे मान लीजिए गाड़ी चल रही है, तुम बस में बैठे हो, मान लीजिए जयपुर से दिल्ली जा रहे हो, मान लीजिए 4 घंटे का समय, ड्राइवर से पूछा कि सर कितना टाइम लगेगा, उसने कहा 4 घंटे लगेंगे। तुम गणित पढ़े हो अच्छे खासा, तो तुमने कहा कि अपना अंदाजा लगा लिया, अच्छा 4 घंटे लगेंगे, कितनी मतलब स्पीड नहीं पूछा, 4 घंटे लगेंगे। ठीक है भाई, तो 4 घंटे, तो उसने अपना कैलकुलेशन लगा लिया कि इतनी दूरी है, 4 घंटे लगेंगे, भाग लगा लिया। मान लीजिए 200 किलोमीटर है दूरी, 200 किलोमीटर दूरी है, और उसने पूछा कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे। तो 4 का भाग लगा के 200 में 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। समझ में आ गया, उसके दिमाग में चल गया कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलेगी। ये इसने 50 क्या निकाला है, इसने निकाला है औसत, औसत ही तो निकाला है। जैसे मैंने कहा जयपुर से दिल्ली जाना है, और हमने मान लिया कि सर 200 किलोमीटर का रास्ता है, और हमने ड्राइवर से पूछा है कितना समय लगेगा, उसने कहा 4 घंटे लगेंगे। तो फिर हम यहाँ क्या करते हैं, 200 दूरी और बट्टे 4 घंटे रख देते हैं, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम रख दिया। तो जो हमने निकाली है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या निकला, औसत चाल निकली, ये निकला है औसत। अब जैसे ही गाड़ी चलना स्टार्ट हुई, तो ड्राइवर चला रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब तुम वहां पर ड्राइवर से पूछने का, अरे भाई साहब ऐसे तो टाइम बहुत लग जाएगा, ऐसे तो टाइम बहुत लग जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहे हो। तो भाई सवारी शुरुआत में आएगी या फिर कुछ भी है तो गाड़ी धीमे चलाता है, लेकिन जैसे ही उसको खाली रास्ता मिलेगा तो वहां पर चाल बढ़ा भी तो लेगा। इंस्टेंट चाल को देखो यहाँ कम कर ली इसने, और जब सवारी मिलती है तो इंस्टेंट चाल कम हो जाती है, और सवारी नहीं मिल रही जब खाली जगह है तो इंस्टेंट चाल बढ़ जाती है। तो कहीं चाल बढ़ेगी, कहीं घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, लेकिन अंत तक वो आराम से जितनी कम करेगा ना, उतनी बाद में खींच लेगा स्पीड बढ़ा के। इंस्टेंट स्पीड को बढ़ाकर वो खींच लेगा और कवर कर देगा, 4 घंटे में ही पहुंचा देगा। तो इसका मतलब ये है कि सर औसत चाल जो है, औसत चाल जो हम 50 सोच रहे थे, 50 ही निकल के आएगी। अभी भी देख लो 4 घंटे में पहुंचा दिया उसने, लेकिन बीच में कभी 20 से चला था, कभी 50 से चला था, कभी 45 से चला था, कभी 60 से, कभी 75 से भी चला था, तो वो कवर कर दिया। तो वो इंस्टेंट स्पीड थी, उसने औसत स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं डाला। यही मैंने ये पॉइंट लिखाया है। एक पॉइंट और है, नोट पॉइंट, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, नोट पॉइंट यहाँ लिखते हैं कि जो औसत चाल होती है, ये जो औसत चाल होती है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है, इससे यहाँ पर एक पॉइंट है, मैं भूल, हाँ, ये जो औसत चाल है, ये औसत चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड और औसत चाल में एक अंतर है। औसत चाल है वो मार्ग पर डिपेंड करती है, एक निश्चित समय में मार्ग पर डिपेंड करती है। तुम कहोगे कैसे, देखो मैं यहाँ से बना रहा हूँ, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, ठीक है भाई। मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना चाहता हूँ, ये रास्ता छोटा है, मान लीजिए ये 100 किलोमीटर का रास्ता है, और ये सर 150 किलोमीटर का रास्ता है। अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचना है, और मुझे टाइम फिक्स रखना है, TIME टाइम फिक्स रखना है, मैं पहुंचना चाहता हूँ 5 घंटे में, 5 घंटे में। हमने देखना, यहाँ समझना कि ये है, यहाँ से देखो समझो, ये है एक पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट पर जाना चाहता हूँ। मेरे पास रास्ते हैं, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, ये सर 100 किलोमीटर का रास्ता है, ये 150 किलोमीटर का रास्ता है,
और मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना 5 घंटे में है, मैंने टाइम को फिक्स कर दिया, मुझे 5 ही घंटे में पहुंचना है। इसका मतलब 5 घंटे में अगर पहुंचना है तो एवरेज स्पीड तुम औसत चाल निकाल सकते हो। तुम कहोगे अच्छा देखो औसत चाल निकालनी है तो दूरी दूरी बट्टे समय, ये फिक्स हो गया 5। तो अब एक बात बताओ, 5 घंटे में पहुंचना है, अगर इस वाली यहाँ से अगर व्यक्ति इस वाले रास्ते को चुनेगा और 5 घंटे इसको लगाने, तो यहाँ थोड़ा स्लो चलेगा, स्लो चलना है क्योंकि ये दूरी कम है तो स्लो चलेगा 5 घंटे लगाने। और अगर वही आदमी इस रास्ते का चयन करेगा तो सर उसको थोड़ा तेज चलना होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी उसको लगाने 5 ही घंटे हैं लेकिन इतने बड़े रास्ते को कवर करना है। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो एवरेज स्पीड कम आएगी, यहाँ एवरेज स्पीड कम आएगी। क्यों? क्योंकि औसत स्पीड निकालना तो 100 बट्टे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 5, ये हो गया। 5 का भाग लगाएंगे कितनी आ गई, एवरेज स्पीड आई हमारी 20। इस वाले रास्ते पर एवरेज स्पीड आ गई 20। इस वाले रास्ते की एवरेज स्पीड निकालना तो हम कहेंगे सर 150 बट्टे 5, 5 का भाग लगाया तो कितना आया 30, एवरेज स्पीड 30 आ गई। इसका मतलब पहुंचे तो हम 5 ही घंटे में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन सर यहाँ एवरेज स्पीड 30 रखनी पड़ी, यहाँ उसकी 5 से एवरेज स्पीड ये है और यहाँ एवरेज स्पीड 20 है, मतलब यहाँ ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ये लंबा रास्ता है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब एक टाइम फिक्स हो, फिक्स टाइम के दौरान औसत चाल रास्ते पर डिपेंड करती है। रास्ता जितना लंबा होगा औसत चाल उतनी ही ज़्यादा आएगी। देखो यहाँ पर रास्ता छोटा है चाल कम आई है, यहाँ रास्ता बड़ा है तो चाल ज़्यादा आई है। यही पॉइंट मैं लिखाने वाला हूँ कि औसत चाल एक निश्चित समय अंतराल के दौरान हमेशा और पथ पर निर्भर करती है। औसत चाल एक निश्चित समय अंतराल के दौरान पथ पर निर्भर करती है। पथ की लंबाई ज़्यादा है तो सर औसत चाल ज़्यादा होगी, पथ की लंबाई छोटी है तो औसत चाल कम होगी। इस बात को हम यहाँ लिखते हैं, तो मेरे साथ लिख लो आप कि हम यहाँ लिखेंगे एक एक निश्चित समय के दौरान औसत चाल पथ पर निर्भर करती है। पथ पर निर्भर, और ये जो तात्क्षणिक चाल है ये किसी पथ पर डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि वैसे ये तो बहुत छोटे वाले एक मतलब बहुत लंबी दूरी है उसमें एक पॉइंट की बात करते हैं, तो वहाँ पथ की कोई बात ही नहीं आती है, वहाँ पथ कोई मतलब ही नहीं है, पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो ये पथ पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन औसत चाल पथ पर डिपेंड करती है। तो अगर औसत चाल से सवाल बनेगा, अगर मान लीजिए कथन निष्कर्ष में आपको सवाल दे दिया और कथन निष्कर्ष में एक कथन यही रख दिया कि एक निश्चित समय अंतराल के दौरान औसत दूरी पथ पर निर्भर करती है, तो इसका मतलब ये सत्य कथन बोल दिया। और ऐसे लिख देगा एक निश्चित समय अंतराल के दौरान तात्क्षणिक चाल पथ पर डिपेंड करती है, तो तात्क्षणिक चाल पथ पर डिपेंड नहीं करती, ये वाला कथन असत्य है। तो पहला सही है, दूसरा असत्य है। इस तरह से तो हमें अभी समझा सर औसत चाल और तात्क्षणिक चाल समझ में आ गई, इतने एग्जाम्पल से समझ में आ गई। अब हम क्या समझेंगे सर, ये जो तात्क्षणिक चाल होती है ये इस वाले फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करके हम निकालेंगे कुछ, और तात्क्षणिक चाल का भी फॉर्मूले लगाकर कुछ हम निकालेंगे, औसत चाल भी निकालेंगे और ये भी चाल निकालेंगे। तो हम थोड़े से न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम कुछ औसत चाल के न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने 3 न्यूमेरिकल लिखे हैं, एक ये गया, एक ये गया और एक ये गया। इसके ऑप्शन नहीं लिखे, इसके ऑप्शन ये है तुम्हारे सामने, इसके ऑप्शन ये हैं। पहले हम इस सवाल को करेंगे। देखो ये क्या है, एक व्यक्ति ए से बी तक V1 चाल से जाता है तथा V2 चाल से वापस लौट आता है, तो उसकी औसत चाल बताओ। मतलब क्या कंडीशन बन रही है, कंडीशन देखो, इसको सॉल्यूशन में इधर कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया, ए से बी तक गया, ये है V1 चाल से, वापस लौट के आया V2 चाल से, तो इसके दौरान इसकी औसत चाल बताओ, एवरेज स्पीड इसकी बताओ। तो एवरेज तुम कहोगे सर औसत तो बड़ा आसान निकलता है, सर एक वस्तु को जोड़ो दूसरी को जोड़ो 2 का भाग लगा दो, निकल आया औसत। तो फिर इस सवाल का जवाब तो फ्री हो जाएगा, V1 प्लस V2 अपॉन 2 ये वाला हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, औसत चाल का फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता है। एक बात बताओ, ये जो होता है यहाँ से अगर यहाँ तक जाएगा
तो मान लीजिए T1 समय लगेगा। अगर इसकी चाल अलग है तो यहाँ पर T1 समय लगेगा, और अगर यहाँ इसने चाल बदल ली है और दूरी उतनी है तो सर यहाँ T2 समय लगेगा। मान लिया हमने सर ये T2 समय लगेगा। और पूरी यात्रा में हम मानते हैं कि सर पूरी यात्रा में इसको T2 मतलब T समय लग रहा है कुल। तो हम बात करते हैं सर इस पूरी यात्रा में इसको एक समय लगा है, इसको कितना होगा, T1 प्लस T2 तो होगा। पूरी यात्रा का समय T1 प्लस T2 हो जाएगा। आवश्यकता पड़ेगी तो लिख देंगे। लेकिन हम एक बात जानते हैं सर, औसत चाल। औसत चाल देखो, हम फॉर्मूला जानते हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी, यहाँ आएगा कुल दूरी बट्टे कुल समय। अब आप एक बात बताइए, ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ गया और फिर वापस लौट के आया, तो टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर की। हम मानते हैं कि सर ए बी के बीच की डिस्टेंस डी है। हमने ये माना है ए बी के बीच की डिस्टेंस डी है, तो सर डी ये गया और डी ही वापस आया, तो इसका मतलब 2D हो गया। तो हम यहाँ रख सकते हैं सर, ये तो हो गया 2D अपॉन कुल समय। कुल समय होगा सर ये T1, ये वाला T1 और फिर ये वाला T2, T1 प्लस T2 होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सर T1 प्लस T2, ये टोटल समय है। अगर हम चाल बराबर दूरी बट्टे समय का फॉर्मूला जानते हैं तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है जैसे चाल बराबर दूरी बट्टे समय है। तो अगर समय की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो समय इधर आ जाएगा, चाल नीचे पहुंचेगी, तो दूरी बट्टे चाल हो जाएगी। तो अगर मैं T1 समय निकालना चाहता हूँ ये वाला, तो यहाँ की दूरी और ये चाल, तो D बट्टे V1 हो जाएगा। इसका मतलब मैं इसकी, ये तो हो गया 2D, ये हो जाएगा D बट्टे V1 प्लस ये D बट्टे V2। D कॉमन ले लेते हैं, इधर करते हैं, अब इसको जगह नहीं है तो ये 2D है अपॉन, यहाँ से D कॉमन ले लिया तो ये बचा 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। D से D कैंसिल आउट हो गया। ये जो हम करेंगे ये सॉल्यूशन 2 बट्टे, देखो इसका लासा लेंगे V1 V2 और यहाँ हो जाएगा V2 प्लस V1। ये वाली जो चीज़ है ये ऊपर पहुँच जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये निकल के आया। औसत चाल का फॉर्मूला क्या निकला है, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। औसत चाल कहाँ है, ये क्या औसत चाल का फॉर्मूला ये है। इसका मतलब ये है, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक व्यक्ति 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला गया और मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की मतलब रफ्तार से वापस आया। जैसे मैं अगर इसी पर डिपेंडेंट एक सवाल बना दूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन बना देता हूँ। यहाँ से अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन बना दूँ, यहाँ से, यहाँ देखिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन बनाता हूँ, ये है मेरा पास, ये 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गया और वापस लौट के आया सर 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। मैंने पूछ लिया एवरेज स्पीड, एवरेज SPEED, इस कंडीशन में एवरेज स्पीड बताओ। तो बहुत से क्या करेंगे, 40 प्लस 60 100 हो गया, 2 का भाग लगा दो, 50 आ गया सर। 50 नहीं आएगा इसका जवाब, इसका जवाब निकलेगा इस वाले फॉर्मूले से। तो 2V1 मतलब 40 इंटू V2 60, ये मल्टीप्लाई है अपॉन दोनों का योगफल, 40 प्लस 60, तो 40 प्लस 60 100 हो जाएगा। डायरेक्ट 100 रख देता हूँ मैं, 100, 0 से 0 कट गए, 4 से 24 दूनी 48, कितना आया 48 मीटर पर सेकंड। अगर अच्छा किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर में है तो ये भी निकला है 48 निकला, 50 नहीं निकला। देखो V1 प्लस V2 अपॉन 2 करके 50 आता है, लेकिन वो नहीं निकला। फॉर्मूला हमारा ये है। तो जब गणित में आप चाल समय दूरी पढ़ोगे तो वहाँ औसत चाल का फॉर्मूला पढ़ोगे, तो औसत चाल का हमेशा यही फॉर्मूला लगता है। यदि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी तक गया और वापस किसी चाल से गया और वापस दूसरी चाल बदल ली और दूसरी चाल से वापस आ गया, तो वहाँ पर औसत चाल का फॉर्मूला लगता है। वो फॉर्मूला होता है ये 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। समझ में आ गया। तो इस सवाल का जवाब होगा ये वाला। अगर हम बात करें सर इस सवाल की, तो ये सवाल और ये सवाल अलग नहीं है, समान है। तुम कहोगे सर ये वाला, वो कह रहा है एक आदमी 2 समान दूरियां तय करता है, 2 समान दूरियां तय करी, तो समान दूरियां तो ये भी थी सर, 2 समान दूरियां तय करी, ये गया जितनी दूरी तय करी उतनी दूरी ये की। लेकिन यहाँ पर हम कंडीशन यही बनाते हैं कि सर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आदमी गया और इतनी ही दूरी आगे कवर की। अगर ये D है, D ये कवर की है,
तो सर यहाँ पर भी, यहाँ मान लीजिए V1 चाल है, यहाँ V2 चाल है, तो यहाँ पर T1 समय लगेगा, यहाँ T2 समय लगेगा। तो सर ये वाली कंडीशन का जवाब भी, इस वाली कंडीशन में भी एवरेज स्पीड SPD फॉर्मूला 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 ही निकल के आएगा। इसीलिए मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं। तो सवाल चाहे ऐसे आए चाहे वैसे आए, अगर समान दूरियां तय करेगा कोई व्यक्ति अलग अलग चालों से, तो उसका औसत इसी फॉर्मूले से निकाला जाएगा। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सर ये तीसरे सवाल की। ये क्या है सर, उसने 3 समान दूरियां तय करी हैं, 3 समान दूरियां हैं। हम 3 समान दूरियां यहाँ मान लेते हैं। देखो ए, यहाँ पर 1 2 और ये 3, ये है 3 दूरियां। एक ये है, मान लो डी डी डी, समान दूरी है तो डी माना है। यहाँ पर हम V1, यहाँ V2, यहाँ V3, यहाँ पर समय लगेगा T1, यहाँ T2 और यहाँ T3। तो औसत चाल निकालना, एवरेज स्पीड बराबर D प्लस डी, कुल दूरी है 3D अपॉन, यहाँ का अगर हम समय रखेंगे, समय तो समय T1 निकालेंगे तो चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो डी बट्टे V1 डी बट्टे V2 प्लस डी बट्टे V3। डी हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये है हमारा 3D हमने कॉमन लिया, ये बचा 1 अपॉन V1 1 अपॉन V2 1 अपॉन V3। यहाँ डी कॉमन लिया है, डी, तो डी से डी कट गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलता है, देखो नीचे V1 V2 V3 आ जाएगा, वो ऊपर पहुंचेगा। थोड़ा सा मैं जल्दी फास्ट कर दे रहा हूँ, समझ जाना, इसका सॉल्यूशन करना है बस। इसका लासा लेंगे तो नीचे आएगा V1 V2 V3, ऊपर आएगा यहाँ पर आएगा V2 V3, यहाँ पर आएगा V1 और V2 V3, और यहाँ पर आ जाएगा ये V3 छोड़ के V1 और V2 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये बनेगा 3V1 V2 V3 अपॉन V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 और V1, ये फॉर्मूला बन के आएगा। तुम कहोगे सर ये यहाँ समझ में नहीं आया, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है सर। इस कैलकुलेशन को 3/1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3 इनको जोड़ना है, इनको जोड़ कर रखना है, सॉल्व करोगे तो यही निकल के आएगा। तो इस सवाल का जवाब होगा हमारा ये वाला सी ऑप्शन। तो अगर ऐसा सवाल भी बनकर आएगा तो कर लेंगे। देखो ये तो मैंने सर फॉर्मूला रख दिया, और इस पर डिपेंडेंट, देखो इस फॉर्मूले पर डिपेंडेंट मैंने ये क्वेश्चन करके तुम्हें दिखा दिया। ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें करके दिखा दिया कि सर यहाँ पर डेटा दे देगा और आराम से तुमसे पूछ लेगा। सेम उसी प्रकार से सर इस वाले फॉर्मूले में भी तो दे सकता है कि मान लीजिए एक गाड़ी है, उसने 3 समान दूरियां 3 अलग अलग चालों से तय की, और वो चाल दे देगा 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। तो बताइए उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो सीधा सीधा हमारे पास यही फॉर्मूला है, 3V1 V2 V3 V1 प्लस V2 प्लस V3 और V3 प्लस V3 इंटू V1, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला हमें फॉर्मूला याद रहे। तो 2 के लिए ये गया, 3 के लिए ये गया, समझ में आ गया। तो ये हुआ हमारा औसत चाल का सर 3 न्यूमेरिकल, इस पर डिपेंडेंट। अब आएंगे तात्क्षणिक चाल के न्यूमेरिकल। तो चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम उसको भी करते हैं। तो चलिए अब हम तात्क्षणिक चाल समझ लेते हैं कि सर तात्क्षणिक चाल या फिर तत्कालिक चाल क्या होती है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है इसका फॉर्मूला V इंस्टेंट और DS अपॉन DT। देखो हमेशा हम एक चीज़ याद रखेंगे, जब भी फिजिक्स में हमें चाल को रिप्रेजेंट करना है, चाल हो चाहे वेग हो, हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, V से। और अगर हमें विस्थापन हो या फिर दूरी है, उस दूरी को हमें S से व्यक्त करना होता है, S। फिजिक्स में दूरी को S से रिप्रेजेंट करते हैं और चाल या फिर वेग को V से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूरी या विस्थापन को S से रिप्रेजेंट करेंगे, S से। ठीक है भाई। और गणित में क्या होता है, गणित में S द्वारा हम चाल को व्यक्त करते हैं। तो वहाँ का S यहाँ पर मत बिठा लेना। फिजिक्स में S का मतलब है दूरी या विस्थापन, फिजिक्स में V का मतलब है चाल या फिर वेग। समझ में आ गया। तो देखो पहले आप क्या काम करना, ये मैंने अभी जो समझाया आपको उस पर डिपेंडेंट ये 2 सवाल हैं। पहले आप वीडियो को रोक कर इन दोनों सवालों को निकालो, ये तुम्हारा ही काम है। ये 4 ऑप्शन है, इसके ये 4 ऑप्शन है, इन दोनों सवालों को तुम्हें ही करना है। ठीक है भाई। तो पहले इनको कर लो, मैं अभी इनको मिटाऊंगा, क्योंकि इनको मिटाऊंगा तब ही कुछ आगे यहाँ पर समझा पाऊंगा। तो पहले इन सवालों को, इस वीडियो को रोक कर इन सवालों को सॉल्व करो। ठीक है भाई। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुमने वीडियो रोक ली होगी
और इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए हम इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है। ठीक है भाई, कर लिया होगा। ठीक, अगर हम उत्तरों की बात जानना चाहें तो देखो आंसर शायद इसका ये आएगा और इस वाले का आंसर ये आएगा। अगर तुम ये कहो सर आंसर की बात करें तो अपना उत्तर चेक कर लेना, ये आएंगे, इसका ये आएगा और इसका ये आएगा। ठीक है भाई, देख लेंगे। तो चलिए हम यहाँ समझते हैं कि सर इंस्टेंट चाल होती है, इंस्टेंट चाल या फिर तात्क्षणिक चाल है, वो कैसे निकाली जाती है। तो हम यहाँ समझेंगे कि सर ये है, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से समझेंगे। यदि एक व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी, जो दूरी है वो 2t² + t द्वारा व्यक्त की जाती है, तो t बराबर 3 सेकंड पर चाल ज्ञात कीजिए। t बराबर 3 सेकंड पर चाल ज्ञात करनी है कि गाड़ी जब 3 सेकंड बाद पहुंच गई तो कितनी उसकी चाल होगी। तो कुल मिलाकर ये हमारी दूरी दे रखी है और दूरी को हम फिजिक्स में s से व्यक्त करते हैं। तो s बराबर दे दिया है, s बराबर है 2t² + t। लेकिन ये चाल है, चाल हमको दे दी। अब हमें चाल से हमें निकालनी क्या होती है, सूक्ष्म चाल हमें निकालनी होती है ds, मतलब ये है s और हमें निकालनी क्या है, सूक्ष्म चाल ds निकालनी है। तो ds निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एक गणित का नियम है, अगर कोई वेरिएबल है, वेरिएबल अपनी पूरी वैल्यू उसने दे रखी है, अगर हम उससे सूक्ष्म वैल्यू निकालना चाहते हैं, सूक्ष्म वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम उसका करते हैं अवकलन। अवकलन, अब हम यहाँ एक थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे सर अवकलन क्या होता है। तो पहले समझ लो अवकलन क्या होता है। जैसे मैं कहूँगा कि सर इससे मुझे किसी भी संख्या के आगे अगर मुझे d चिपकाना हो, d, तो इसका मतलब होता है सर उस संख्या का मुझे करना है अवकलन करना है। अब अवकलन थोड़ा समझाएंगे, वैसे अवकलन कहाँ पढ़ेंगे, गणित में जब हम टेक्निकल मैथ पढ़ेंगे तो उसमें हम अवकलन और समाकलन को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी सी जानकारी में अवकलन की दूंगा क्योंकि बिना जानकारी के इस सवाल को करना असंभव है। तो यहाँ पर हम एक हेडिंग लिखते हैं अवकलन, अवकलन। अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन, हिंदी में बोलते हैं इसको अवकलन और इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। किसी चीज को तोड़ तोड़ के छोटा कर देना, ये होता है। तो ये है बड़ा s अभी पूरी दे रखी है, इसको तोड़ के छोटा करना है। तो छोटा करना के लिए, किसी चीज को तोड़कर छोटा करने के लिए अवकलन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम पहले यही लिखेंगे कि सर अवकलन का काम क्या है। तो हम यह कहेंगे किसी चर को तोड़कर तोड़कर छोटा करना ही अवकलन का काम है। तो सबसे पहले हम एक बात समझे, अवकलन होता क्या है। सर एक गणित का एक टर्म है अवकलन, इसकी सहायता से कोई वैल्यू है उसको तोड़ तोड़ के कोई वेरिएबल मतलब चर, उसकी वैल्यू को तोड़ तोड़ के छोटा किया जाता है। तो हमें क्या है, ये s दे रखा है, इसको हमें छोटा करके सूक्ष्म निकालना है। तो सर ds तभी निकल पाएगा। तो ये समझ में आ गया सर अवकलन है। अब हमें समझ आ गया सर अवकलन क्या करता है, किसी भी वेरिएबल को तोड़कर छोटा करता है। अब इसका एक प्रतीक होता है, इसका एक प्रतीक होता है d/d और यहाँ आएगा चर, यहाँ चर वेरिएबल, तुम कहोगे से d/d यहाँ चर, ये इसका एक प्रतीक है d/d फॉर डिफरेंशिएशन, और ये भी डिफरेंशिएशन। और यहाँ एक चर लिखा जाता है, यहाँ वो चर लिखा जाता है जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिखा है कहीं पर d/dx, इसका मतलब ये है कि सर अवकलन हो रहा है, ये अवकलन का साइन है और किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष अवकलन। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ x है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन, इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे सर, ये x के सापेक्ष अवकलन है। अगर बाई चांस सर मैंने यहाँ पर लिख दिया d/dy, तो हम इसको पढ़ेंगे y के सापेक्ष अवकलन। अगर मैंने लिखा d/dr, तो हम इसको पढ़ेंगे r के सापेक्ष अवकलन। और यदि मैं लिखा d/dt, तो इसका मतलब है t के सापेक्ष अवकलन। समझ में आ गया।
तो हमें अभी दो चीज़ें समझ में आई। पहला सर इसका ये प्रतीक होता है और इसके प्रतीक में यहाँ पर जो वेरिएबल होता है उसी के सापेक्ष अवकलन हो रहा होता है, मतलब उसी को तोड़ना होता है हमें। ये बताता है, ये जो चर है यही बताता है कि हमें तोड़ना किस चीज़ को है। कुल मिलाकर ये बताता है कि हम जिस चीज़ को तोड़ रहे हैं उसको किसके पदों में तोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये बताता है। हम पढ़ते क्या है, इसको पढ़ेंगे x के सापेक्ष अवकलन, इसको पढ़ेंगे y के सापेक्ष अवकलन, इसको पढ़ेंगे r के सापेक्ष अवकलन और इसको पढ़ेंगे t के सापेक्ष अवकलन। तो ये हमें पढ़ना समझ में आ गया, ये सर प्रतीक समझ में आ गया। और इसका क्या काम होता है, इसका काम है किसी चर को तोड़कर छोटा कर देना। तो हमें यहाँ पर अभी सूक्ष्म दूरी निकालनी चाहिए। अगर इंस्टेंट चाल पूछ रहे हो तो सूक्ष्म दूरी निकालने के लिए अवकलन करना पड़ेगा, अवकलन की सहायता से तोड़ा जाता है। तो अब हम यहाँ एक फॉर्मूला समझते हैं, सर अवकलन कैसे किया जाता है। जैसे हमें ये समझ में आ गया सर y के सापेक्ष, ये r के सापेक्ष, ये t के सापेक्ष, ये x के सापेक्ष। अगर हमारे पास एक फॉर्मूला है NO, नोट पॉइंट में हम लिख रहे हैं, हमने लिखा d/dx और ब्रैकेट में लिख दिया x की पावर n, ये फॉर्मूला है। इसका अर्थ क्या है भाई, इसका अर्थ है x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, इसका अर्थ है x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। फॉर्मूला ये है। अब इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, x के सापेक्ष, पहली बात समझ लेना, जिसके सापेक्ष अवकलन होता है केवल वही अंदर रहेगा और जिसके सापेक्ष अवकलन नहीं होता है उसको निकाल कर बाहर फेंक लेना, मतलब इसे निकाल कर यहाँ आगे लिख लेना अगले स्टेप में। लेकिन यहाँ तो कोई है नहीं कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट नहीं है। तो कुल मिलाकर हम क्या करेंगे, और इसके x के सापेक्ष अवकलन होता है तो इसमें करते क्या है, जितनी पावर होती है उस पावर को पूरी उठाकर आगे आ जाती है, पावर उठा के पूरी उठ के आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा। कैसे, इसका ये एक फॉर्मूला है, इसका अर्थ होगा जो घात होगी ये घात निकल के आ जाएगी n आगे और x की पावर रह जाएगी n-1। हो चुका है अवकलन, x की पावर n-1, ये हो गया इसका अवकलन। सर इसका अवकलन करने का मतलब क्या है, घात आगे, जिसके सापेक्ष अवकलन होता है वही अंदर रहेगा। तो होता क्या, ये घात आगे आ जाती है और घात में से एक कम यहाँ हो जाता है, ये हो गया। जैसे मान लो अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, x की पावर 5 का अवकलन करना है d/dx, तो क्या होगा, इसका अवकलन करना है तो सर घात आगे आ जाएगी, लो घात आगे आ गई और घात में से एक कम हो जाएगा तो हमें ले देंगे x की पावर 4, हो गया अवकलन। देखो इतना आसान अवकलन है। अवकलन करने का मतलब क्या है, सर जितनी घात है जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं उसको हम देखेंगे, जितनी घात है उसको आगे लिख लो और एक घात में से कम कर दो, हो चुका है इसका अवकलन। तो x की पावर 5 का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा 5x की पावर 4, इतना आसान होता है। तो पावर में से एक कम हो जाता है, पूरी पावर उठ के आगे आ जाती है, ये हो चुका है इसका अवकलन। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए ये है, उदाहरण के तौर पर कहाँ लिखें, यहीं लिख दें, चलो यहीं पर एक फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे मान लीजिए d/dx है और यहाँ लिखा है 7x की घात 3, इसका अवकलन करना है। अब मैंने इसको देखकर पहचाना कि सर किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, अवकलन हो रहा है सर x के सापेक्ष। तो केवल x को अंदर रखना, बाकी की सब बाहर फेंक लेना। तो पहले ये 7 है, 7 पहले बाहर आ जाएगा, पहले 7 बाहर आ गया, ठीक है भाई, पहले हम 7 निकाल के लाए हैं। अब हमारा d/dx बचा है और x की पावर 3 है। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन होगा, ये तो देखो 7 बाहर रहेगा ही, ये 7 बाहर रहेगा और इसका जब अवकलन होगा तो इसका 3 आगे आएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक घात कम हो जाएगा, ये होगा इसका अवकलन। ये जो x की घात 3 है इसका अवकलन क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, घात एक कम हो जाएगी, ये इसका अवकलन होगा। थोड़ा उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व क्या कर सकते हैं, 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा, 21x स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 21x स्क्वायर, ये इसका अवकलन हो चुका है। तो ये था 7x की पावर 3, इसका अगर हमें अवकलन करना है तो सीधा सीधा सर घात को आगे लाएंगे, घात अवकलन होने के दौरान घात आगे आती है तो 7 में गुणा होकर 21 बना लेगी और एक घात में कम कर देंगे तो x स्क्वायर रह जाएगा। तो 21x स्क्वायर इस चीज़ का अवकलन हो चुका है। तो यहाँ से हमें दो बातें समझ में आई। पहली बात, सर जिसके सापेक्ष अवकलन होता है उसको अंदर रखते हैं, जिसके सापेक्ष नहीं हो रहा उसको बाहर फेंकेंगे। दूसरा, घात सर जितनी भी जिसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है उसकी जितनी भी घात है उस पूरी घात को उठाकर उसके आगे लिख लेंगे और एक घात में से कम कर देंगे, ये होता है। और केवल हमें इतना ही आना चाहिए,
तमाम फॉर्मूले हैं अवकलन के, लेकिन हमारे यहाँ पर फिजिक्स में काम केवल इतने का आएगा। समझ में आ गया? मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की कहानी। अवकलन का मतलब होता है किसी वेरिएबल को तोड़कर छोटा कर लेना, पहला ये काम है। सर ये इसका प्रतीक है, प्रतीक में यहाँ जो वैल्यू होगी उसी के सापेक्ष अवकलन होता है। हम कहें सर यहाँ x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, यहाँ पर y के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, यहाँ पर r के सापेक्ष और यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। अवकलन का रूल क्या है सर? रूल ये है कि जिसके सापेक्ष अवकलन होता है वो केवल अंदर रहेगा, वो केवल अंदर रहेगा, और उसका अवकलन करने के दौरान करते क्या है, उसकी घात को आगे लिखते हैं। घात को देखो आगे लिख दिया, जितनी भी घात है पूरी उठाकर आगे ले आए और घात में से कर देते हैं एक कम। ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हम एक मैंने सिखाया है, कम से कम 10-20 फॉर्मूले हैं, लेकिन हमें एक सिखाया है, उसी एक का यहाँ इस्तेमाल होगा, ये वाला। तो अब यहाँ से जैसे x की पावर 5 का अवकलन करेंगे तो 5 उठ के पूरा आगे आगे और 5 थी पावर 1 कम हो गई तो x की पावर 4 बची। इसका अवकलन हो चुका है 5x की पावर 4। अगर हम बात करें सर इसकी, तो हमने यहाँ देखा था सर कांस्टेंट जिसके सापेक्ष अवकलन होता है वो अंदर रहता है, जिसके सापेक्ष नहीं हो रहा उसको बाहर फेंक दो, तो ये बाहर आ गया, इसके सापेक्ष तो हो नहीं रहा था। तो d/dx x की पावर 3 और x की पावर 3 का अवकलन 3x² हो गया, उसको भी सॉल्व करेंगे तो 21x² आ गया। समझ में आ गया? ठीक है भाई, अब हमें अवकलन समझ में आ चुका है। अब यहाँ हम लगा सकते हैं, देखो ये है, यदि एक व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी 2t² + t द्वारा व्यक्त की जाती है तो t बराबर 3 सेकंड पर चाल ज्ञात करो। इसका मतलब इंस्टेंट स्पीड पूछी है, तात्क्षणिक चाल या फिर तत्कालिक चाल पूछी है। तो सर हमारे पास s बराबर ये है, लेकिन हमको इससे ds निकालना है, ds/dt हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका अवकलन करने पर यहाँ लिख दो, किसके सापेक्ष अवकलन करना है? t के सापेक्ष, क्योंकि ये s के फॉर्मूले में क्या आता है? t। s का अवकलन करना है, इसको छोटा करना है, और किसके पदों में करना है? समय के पदों में, क्योंकि समय है ना, तो इसी समय को तोड़ेंगे तो हम कहेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम यहाँ लिखते हैं ds/dt, क्योंकि हमें अपन d/dt जोड़नी पड़ेगी। इसके लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? d/dt, यही तो होता है। t के सापेक्ष अवकलन का मतलब d/dt, इसको जोड़ना पड़ेगा। s के आगे रखेंगे d/dt, तो ये s पीछे आ गया, बराबर यहाँ रखेंगे d/dt और ब्रैकेट में 2t² + t। अभी इसको मैं पूरा समझा रहा हूँ, ठीक है, अगला सवाल में थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा। अब ये जो d/dt है, ये जब अंदर जाएगा तो सर ये इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, दोनों को मिलेगा। ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू होती है वो इसको भी मिलती है और प्लस में ये है तो इसको भी मिलेगी। तो अगला स्टेप होता है 2t, ये d/dt, ये 2t² को भी मिलेगी और प्लस d/dt, ये केवल सिंगल t को भी मिलेगी। अब हम अवकलन करेंगे, देखो जब इसका अवकलन करेंगे तो ये दो तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर फेंक देंगे, इसको चलो बाहर फेंक लो, इसको हमने बाहर रख लिया, ये आ गया d/dt और रह गया t² प्लस इसकी कोई पावर नहीं तो 1 होगी, तो ऐसे ही लिखा रहने दो, या इसका हम अगले स्टेप में अवकलन करेंगे d/dt और जो t की पावर है t की पावर 1। अब जरा इनका अवकलन करो, ये तो देखो 2 है ये वाला, इसकी पावर 2 थी, इसकी पावर 2 थी तो पहले पावर आगे आ जाएगी, गुणा में 2 आगे आगे, और t में से 1 कम कर देंगे, t की घात 2 थी तो 1 बचा, ये प्लस है, इसकी पावर आगे आएगी, पावर आगे आएगी, आ गई, मल्टीप्लाई बाई t, और इसकी पावर में से 1 कम करेंगे तो भाई 1 में से 1 घटेगा तो 0 बचेगा। t की पावर 1 है, इस 1 को हम आगे ले आए, फिर इसमें से 1 घटाएंगे तो 1 में से जब 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, ये जो है 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये होगा 4 और ये होगा केवल t, केवल एक पावर है प्लस, और ये है केवल 1, क्योंकि t की पावर 0, संसार में किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, 1। किसी की भी पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 आ जाए उसकी वैल्यू 1 होती है। तुम कहोगे सर क्यों होती है? तो जरा एक मिनट देखो, जैसे मान लो x की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 निकल के आएगी। कैसे आएगी? देखो x की पावर 0 है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 1 - 1, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ? x की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई x की पावर -1, ये भी हम लिख सकते हैं। x की पावर -1 है, अगर इसको प्लस का बनाना है x की पावर 1 और मल्टीप्लाई बाई इसको अगर प्लस का बनाना है तो इसको नीचे ले आओ, तो 1/x की पावर 1, इससे ये कट गया, कितना आ गया?
1 आ गया। इसका मतलब संसार में, ये साइड में कहीं लिखना, संसार में अगर किसी की पावर 0 होती है, किसी की पावर 0, तो सर उसकी वैल्यू निकल के 1 आती है। तुम यहाँ पर 2 - 2, 3 - 3, 4 - 4, 5 - 5, 6 - 6 कुछ भी रख लो, आंसर ऐसे ही सॉल्व करना, आंसर एक ही आएगा। तो टी की पावर 0 है तो उत्तर 1 आ गया, तो ये तो सर 1 आ गया। तो हमारे पास ds अपॉन dt, ये जो निकल के आ गया है, कितना आ गया है, ds अपॉन dt हमारे पास आ गया है 4t प्लस 1। लेकिन ds अपॉन dt पूछा है, कितने पर पूछा है, t बराबर 3 सेकंड पर। देखो यहाँ पर दे रखा है, ये डी आ गया, ds अपॉन dt तात्क्षणिक चाल आ चुकी है, लेकिन ये t के पदों में है, लेकिन t की वैल्यू दे रहा है ना, t बराबर कितने पर पूछ रहा है, t बराबर 3 सेकंड पर, तो हम यहाँ t बराबर 3 सेकंड रखेंगे। तो 4 × 3 प्लस 1, 4 × 12 और 1 13 यूनिट, 13 यूनिट इसका आंसर आया। कहाँ पर है, ये है बी ऑप्शन, 13 यूनिट। तो देखो अब तुम कहोगे सर इतना बड़ा सवाल है क्या, अरे इतना बड़ा सवाल नहीं है। इस सवाल को अगर मैं करता तो देखो कितना, मैं कितने में कर देता, मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ, ये सवाल इसको अगर मेरे सामने आता तो मैं कितना में करता। अभी मैंने तुम्हें समझाया है एक एक स्टेप, इसलिए मैंने हर एक चीज़ को लिखा है। अगर मेरे सामने आता तो पता है ये लिखता, मैं लिखता सर 2t² प्लस t, इसका अवकलन करने पर ही तो आएगा, ये तो s की वैल्यू है, तो हम लिखेंगे ds अपॉन dt डायरेक्ट, और मैं इसका डायरेक्ट अवकलन करता, ये 2 है, ये घात आगे आएगी तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और t की पावर 2 का मतलब t की पावर 1, इसका मतलब ये हो जाएगा 4t प्लस, और t की पावर 1 जिसके सापेक्ष अवकलन होता है, अगर उसकी पावर 1 है तो हमेशा उसका अवकलन 1 होता है, 1 होता है, क्योंकि यहाँ पावर 1 है तो वो पावर आगे आ जाएगी, यहाँ 0 रह जाएगी, तो फिर 1 होता है, ये 1 होता है। और कितनी बार t बराबर कितने पर पूछा था, 3 पर, तो हम 3 रखेंगे, तो 4 × 3 प्लस 1 बराबर 13। देखो इतना करता मैं, अगर मुझे ये सवाल आता, मुझे सब प्रोसेस आता, सब कुछ पहले से मैं कर रहा है, या 4-5 सवाल मैंने ऐसे किए हैं, तो मैं पता इतना करता काम। तो s बराबर ये दे रखा है, तात्क्षणिक चाल जाता है ds अपॉन dt, तो इसका एक बार अवकलन करूंगा, अवकलन इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका अवकलन 2 दूनी 4t 4t हो जाएगा, इसका अवकलन केवल 1 हो जाएगा, और t बराबर 3 सेकंड, तो t बराबर 3 सेकंड रखा, आंसर आ गया। इतना ही करना था, इतना ही छोटा था, लेकिन मैंने इस, तुमको कुछ सर यहाँ से लेकर यहाँ तक तुमने ये इतना बड़ा कर दिया है, ये मैंने आपको समझाया है, तो एक एक पॉइंट मैंने लिखा है, पहला सवाल है इसलिए मैंने एक एक पॉइंट स्टेप लिखा है, कहीं आपको ऐसा ना हो कि समझ में ना आए, समझ में यहाँ से आ गया होगा कि मैंने क्या किया है। तो ये हमने हमारा आंसर रहा, साथ ही साथ ये वाला नोट पॉइंट हम साइड में लिख के चलेंगे। अब मैं यहाँ पर कुछ आपको न्यूमेरिकल देता हूँ, कुछ न्यूमेरिकल में देता हूँ, एक काम करिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल देता हूँ इसी पर, तात्क्षणिक चाल पर, उनको हमें सॉल्व करके बताना है। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम आगे इस सवाल को भी समझ लेते हैं कि ये सवाल क्या है। देखो, यदि किसी गतिमान गाड़ी की दूरी को 3t³ प्लस 6t² द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसकी चाल ज्ञात करो। तो उसकी हमें चाल बतानी है इस वाले सवाल में, ये 4 ऑप्शन है। तो हम जानते हैं कि सर ये क्या है, s है, s बराबर 3t³ प्लस 6t², इसका हम एक बार कर देंगे अवकलन, अवकलन करेंगे तो ds अपॉन dt आ जाएगा। देखो इसका अवकलन डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट कर रहा हूँ, अवकलन करेंगे तो घात आएगी, ये 3 आगे, जब घात 3 आएगी तो 3 का 9 हो जाएगा आगे, और इसकी घात में से 1 कम हो जाएगा तो t² हो गया, प्लस ये घात आएगी, इसका अवकलन करेंगे तो घात आएगी आगे, तो इस 2 का गुणा इस 6 से हो जाएगा, 6 दूनी 12, और ये t और घात 2 थी तो अब घात बची है 1। कितने पर पूछा है, t बराबर 2 सेकंड पर, तो t बराबर 2 रख दो यहाँ पर है 9 × 2, 2 का वर्ग प्लस 12 × 2, सॉल्व करो वही, 2 दूनी 4 और 4 निम 36 होता है, 36 प्लस 12 दूनी 24, 36 और 24 जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 30 60 आ जाएगा, 60 आ गया, ये 6 10 60, 60 मीटर पर सेकंड, ये हो गया इसका आंसर। ये बड़ा आसान तरीके से सवाल निकल आता है। देखो इतने ही आसान तरीके से सवाल निकाला जा सकता है। तो अगर आपको ऐसे कोई कभी भी ऐसे इस तरह से देगा कि सर ये एक दे देगा कि उसकी जो दूरी है वो इस तरह से किसी समीकरण द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, तो उसकी चाल बताइए, t बराबर इतने पर बताइए, या t बराबर यहाँ दे देगा t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 10 सेकंड पर, t बराबर 5 सेकंड पर, तो ये तुम्हें देगा, तो वहाँ पर हमें चाल निकालनी है, तो वो तात्क्षणिक चाल ही होती है। ये दूरी है, इससे हम एक बार अवकलन करेंगे तुरंत इसका तात्क्षणिक चाल आ जाती है, और फिर t बराबर कितने पर रख के आंसर निकाल लेते हैं। इतनी आसानी से ये सवाल निकाले जा सकते हैं। तो देखो ये हुए तुम्हारे तात्क्षणिक चाल के भी सवाल। यहाँ तक हमने चाल क्या होती है,
और तात्क्षणिक चाल क्या होती है। चाल के दो प्रकार थे, औसत चाल और ये हम सब कुछ समझ चुके हैं। देखो अगर यहाँ इस वाले सवाल में औसत चाल पूछता तो चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, औसत चाल बताओ। यहाँ औसत औसत चाल बराबर क्वेश्चन मार्क। इसी सवाल में औसत चाल बताओ तो पता है औसत चाल क्या होता है। औसत चाल का फॉर्मूला होता है S2 माइनस S1। लेकिन औसत चाल के लिए मुझे दो समय देने पड़ते। एक t बराबर 2 सेकंड देना पड़ता, तो फिर मैं t बराबर कोई दूसरा समय लेता। मान लो t बराबर 2 सेकंड है तो यहाँ पर रख लेता, और अगर दूसरा है t बराबर 5 सेकंड तो 5 यहाँ रखता और अंतर कर लेता। t बराबर 2 सेकंड और t बराबर 5 सेकंड अंतर, ये है दूरी का अंतर, जो टोटल दूरी अपॉन टोटल टाइम। इसका ये दोनों प्लस करते हैं ना, प्लस दूरी तो टोटल दूरी होती है ना, तो t बराबर 2 पर दूरी और t बराबर 5 पर दूरी। t की डायरेक्ट वैल्यू इस समीकरण में रखता, t की डायरेक्ट वैल्यू 2 रखता तो ये 2 पर दूरी निकल आती। t की डायरेक्ट वैल्यू उसमें 5 रखता तो 5 पर निकल आती। तो जो भी वैल्यू होती इन दोनों को जोड़ लेते और अपॉन में क्या लिखते, 2 अंतर 5, 5 में से 2 का अंतर, क्योंकि समय का अंतर कि कितना डिफरेंस आएगा इसके बीच में। एक है, मान लीजिए तुम कहोगे सर अंतर कैसे थे, शुरुआत से ये 2 सेकंड, शुरुआत से मैंने कहा 2 सेकंड और शुरुआत से मैं कह रहा हूँ अब 5 सेकंड यहाँ तक, तो फिर यहाँ की बात चल रही है यहाँ की, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 5 सेकंड है और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेकंड है, तो ये 3 ही तो बचा। तो एवरेज अगर औसत चाल निकालनी है, औसत चाल अगर इस सवाल में हमें औसत चाल चाहिए थी, चलो हम पूछ लेते हैं तुमसे, बताओ भाई औसत चाल बताइए t बराबर 2 तथा t बराबर 5 पर, यही सवाल है, औसत चाल पूछ ली। तो एक बात बताओ, औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर हम करेंगे s, जो s होगा ना यहाँ रखेंगे s t2 पर चाल, t बराबर 2 सेकंड में, प्लस s t5 पर चाल, ये t बराबर 5 सेकंड में चाल, और बट्टे 2 अंतर 5 अंतर रखते हैं। अब अगर हम t बराबर 2 रखते हैं यहाँ पर 2, तो यहाँ पर डायरेक्ट रखते हैं 2 रखेंगे, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 से 24, तो 24 प्लस अभी ये रख रहा हूँ, यहाँ पर 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 छेंगे 24, ये भी 24 है। ये तो हो गया हमारा S जो है ना t2 पर, प्लस t बराबर 5 रखो, 5 रखेंगे इसमें पूरे में 5 रखो, 5 का क्यूब कितना होगा 125, 125 तिया 375, तो 375 ये आ गया, प्लस यहाँ पर भी 5 रखो, 5 25 और 25 सिक्के 150, 150 ये रख दिया, और अपॉन में इसका अंतर आ गया 3। सॉल्व करना है बस, अब इतना तुम्हारा काम है, इतना तुम्हारा काम बचा है कि इन दोनों को जोड़ लेना, ये 48 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ना, 3 का भाग लगा लेना, जितना भी आंसर आएगा वो तुम्हारा उत्तर है। ये अब मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है भाई, इतना। तो अगर यही सवाल दे दिया, इसी सवाल में अगर औसत चाल पूछेगा तो उसको 2 समय देने पड़ेंगे, 2, एक t बराबर 2 और t बराबर 5 दे दिया, तो t की वैल्यू डायरेक्ट हम इसमें 2 रखेंगे, फिर ये निकल आएगा, फिर t की वैल्यू डायरेक्ट 5 रखेंगे तो इस पर दूरी निकल आएगी, दोनों दूरियों को जोड़ना है। क्यों, औसत चाल का मतलब क्या है, टोटल दूरी अपॉन टोटल टाइम। तुम कहोगे सर यहाँ पर टोटल टाइम था तो इनको भी जोड़ दो, ये मैंने अभी समझाया है। शुरुआत से अगर ये 2 सेकंड की बात कर रहा है और ये कर रहा है 5 सेकंड की बात, और हम एवरेज निकाल रहे हैं इतनी का ही, एवरेज हम इतने का निकाल रहे हैं, तो यहाँ कितना समय फंसेगा, यहाँ तक 5 है, यहाँ तक 2 है, तो यहाँ तक 3 फंसेगा, तो वही वाला यहाँ आता है। तो समझ में आ गया, इस तरह से ये सवाल होते हैं। देखो मुझे मालूम है ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमने चलो इसको ख़त्म कर लिया। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।